हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर जीएस की क्लासेस शुरू की हुई हैं और जीएस की क्लासों में हम जो क्लासें देख रहे हैं, आज हमारी जो क्लास है मंडे है। और मंडे की क्लास कल हमारी साइंस की क्लास नहीं हो पाई थी कुछ कारणों की वजह से, लेकिन बहुत जल्दी वो संडे को साइंस की क्लास हमारी शुरू हो जाएंगी। आप परेशान मत होइएगा। तो आज की क्लास देखते हैं। आज मंडे है और मंडे को हमारी क्लास रहती है, पॉलिटिक क्लास रहती है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने मूल अधिकारों को खत्म कर लिया था, मूल अधिकार हमने समाप्त कर लिए थे, पढ़ लिए थे, बहुत अच्छे से उनको कवर किया था। आज जो हमारा टॉपिक है हम उसी के आगे बढ़ाते हुए मूल अधिकारों के बाद अब हम देखेंगे डीपीएसपी देखेंगे, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में आज जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी की, फाउंडेशन पॉलिटी जो है क्लास बनी हुई है, तो वहां से जाके आप जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से मैंने शुरू किया है और एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया हुआ है, तो वहां से जाके पुराने वीडियो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, तो आज की शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो डीपीएसपी है ये भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भारतीय संविधान के भाग 4। ठीक है, याद रखिएगा डीपीएसपी के लिए कौन सा भाग दिया गया है हमारे संविधान में, तो डीपीएसपी के लिए दिया गया है और भाग 4 दिया गया है संविधान का, जो उल्लेख है भाग 4। और इनके लिए आर्टिकल कौन से हैं, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक ये संविधान में दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो भारतीय संविधान में उल्लेख है भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इनके बारे में दिया गया है। हम एक एक आर्टिकल को डिफाइन करेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, हम एक एक आर्टिकल को डिफाइन करेंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस आपको रिवीजन करना है, एक ही बार में आप चीजें जो है समझ लें। ठीक, तो भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में डीपीएसपी दिए गए हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इनको हमने लिया कहां से है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको हमने कहां से लिया है। तो ठीक है, हमने इनको जो ग्रहण किया है आयरलैंड के संविधान से, याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। ठीक है, हमने कहां से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से इनको लिया है। ठीक है, और आयरलैंड ने भी इसको किसी दूसरे देश के संविधान से लिया था और फिर कुछ मॉडिफाइड करके अपने संविधान में शामिल किया था। इसी तरह हमने आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया है और अपने हिसाब से इनको जो है मॉडिफाइड करके संविधान में जगह दी है। तो आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और आयरलैंड ने कहां से लिया था, तो ये स्पेन से ग्रहण किया था। ठीक है, आयरलैंड ने कहां से ग्रहण किया था, तो स्पेन से ग्रहण किया था। ठीक है, और इनके बारे में कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। तो जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको क्या कहा है, इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है, ठीक है, याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को क्या बताया है, विशेषता वाला बताया है कि बहुत विशेष है। ये जो है बताया गया है किसके द्वारा, अंबेडकर साहब के द्वारा। ठीक है, और ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये भी एक आपके राजनीतिकार हैं, तो हम इनके बारे में जान। ग्रेनविल ऑस्टिन ने जिनका नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्वों
तथा अधिकारों को, निदेशक तथा अधिकारों को, ठीक है, अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा, संविधान की मूल आत्मा एवं हृदय कहा है, संविधान की मूल आत्मा एवं हृदय कहा है। ठीक है, नोट करते चलिएगा बच्चों मेरे साथ, तो आपको भी मजा आएगा और याद भी आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। तो याद रखिए, ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार जो है निदेशक तत्वों तथा अधिकारों को क्या कहा गया है, संविधान की मूल आत्मा एवं हृदय कहा गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम डिफाइन करते हैं जो है संविधान के अनुच्छेद में जो है 36 से 51 तक में जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, तो एक एक आर्टिकल को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, तो क्लास आपको कैसी लगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह जो है क्लासों को शेयर करते हुए चलिएगा। तो अब हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 36। ठीक है, 36 से 51 तक जो दिया गया है, तो एक एक आर्टिकल को हम डिफाइन करेंगे। अनुच्छेद 36 के बारे में जानेंगे कि अनुच्छेद 36 क्या कह रहा है। तो अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि अनुच्छेद 36 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का अर्थ वही है जो भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, ये कुल मिला के बात निकल के सामने आती है। यानी अनुच्छेद 12 में देखिए क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा वहां दी गई है। तो यहां से भी निकल के सामने आता है कि अनुच्छेद 36 में भी पूछा जाए, अगर सीधा शॉर्ट रूप में पूछा जाए कि क्या कहता है, तो शॉर्ट रूप में पूछा जाएगा कि राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है, राज्य की परिभाषा। और कैसी परिभाषा, जो अनुच्छेद 12 में दी गई है उसी तरह अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। इस लाइन का यही सीधा सा मतलब कह रहा है कि अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में जो राज्य शब्द का वही अर्थ है जो आपके भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। ठीक है, ये रहा हमारा अनुच्छेद 36। ठीक, अगली चर्चा हम करेंगे अनुच्छेद 37 की। अनुच्छेद 37, ठीक है। तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये जो निदेशक तत्व हैं ये शासन में मूलभूत हैं। ठीक है, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व शासन में मूलभूत हैं। ठीक है, मूलभूत हैं। इसका मतलब यह है कि जो शासन प्रशासन, जो गवर्नेंस हमारी चल रही है, उनमें नीति निर्देशक तत्व जो है शामिल हैं और मूलभूत से शामिल हैं। ठीक है, और आगे कहा गया है कि और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, आगे कहा गया है कि और इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। ये कहा गया है आपके अनुच्छेद 37 में कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये शासन में शामिल होंगे, इनको शामिल होना पड़ेगा और इन तत्वों को लागू करना ये राज्य का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां से कुछ चीजें निकल के सामने आती हैं कि जो भी डीपीएसपी दिए गए हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से दिए गए हैं, उन डीपीएसपी यानी उन नीति निर्देशक तत्वों को, यानी जो भी राज्य होगा, राज्य को अपने विधि बनाते वक्त तो उनको क्या करना पड़ेगा, उसमें शामिल करना पड़ेगा और ये इसका कर्तव्य होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर्तव्य और अधिकार में आपको अंतर मिलेगा। कर्तव्य देखिए क्या होता है कि ये दबाव नहीं डालता है पूरी तरह से
कहने का मतलब ये अनिवार्य रूप में नहीं हो सकता कि आप इसे करेंगे ही करेंगे, पर अधिकार जो होते हैं, अधिकारों में हमें क्या होता है कि वो चीजें हमें करनी ही पड़ती हैं, पर कर्तव्य में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं से एक जो है बात निकल के सामने आती है, स्टार बना के एक पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, कि न्यायपालिका द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है हमारे, तो न्यायपालिका द्वारा नीति निदेशक तत्वों, ठीक है, द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। कुल मिला के ये मतलब है कि अगर राज्य सरकार डीपीएसपी नहीं आपको दे रही है किसी उसमें, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। जिस तरह हमने पढ़ा है कि अगर हमारे मूल अधिकार का किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है तो हम कहां चले जाएंगे, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, न्यायपालिका में चले जाएंगे, और मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर फिर सुप्रीम कोर्ट आगे फैसला देगी, फिर क्या करना है कि हुआ है मूल अधिकार का उल्लंघन तो निर्णय देगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। डीपीएसपी में याद रखिएगा कि न्यायपालिका द्वारा अगर कोई भी नीति निर्देशक तत्व है तो वो प्रवृत्ति नहीं है, वो कानून द्वारा प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, ये राज्य का कर्तव्य होगा। कर्तव्य क्या होता है कि आप चाहें तो कर भी सकते हैं और ना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, पर क्या होता है कि राज्य इनको अपने शासन में, अपनी विधि में क्या करती है, लागू करती है, क्योंकि उनको जो है आगे 5 साल बाद फिर सत्ता में अगर वापस आना है तो इनको जो है लागू करना ही पड़ेगा। जैसे आज है, आज हमारी ड्यूटीज क्या है, पढ़ाई की ड्यूटी है कि हम ईमानदारी से अगर अपना काम करें, ईमानदारी से पढ़ें, तो ही हम जो है सफल होंगे। इसी तरह यहाँ पर भी है कि अगर इन कर्तव्यों को आप ईमानदारी से लागू करते हैं तो आगे जनता फिर आपको मौका देगी। तो ये भी जो है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बस एक चीज याद रखना है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, नोट कर लीजिएगा। ये रहा हमारा अनुच्छेद 36 और 37। अब हम और आगे जो है देखेंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे कि जो डीपीएसपी हैं उनको जो है हम कुछ बांटेंगे कुछ भाग में, यानी कि ये किस प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित हैं। ठीक है, तो जैसा देखा जाएगा तो उसी तरह जो है हम पढ़ेंगे अलग अलग जो है। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीति निषेध तत्वों का वर्गीकरण करते हैं, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, और उन 3 भागों में बांटने के बाद ही हम इनको जो है पढ़ेंगे, और वो 3 भाग कौन से हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कि डीपीएसपी को 3 वर्गों में बांटा जाता है, 3 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, 3 वर्गों में बांटा जाता है, और वो कौन कौन से हैं 3 वर्ग। तो पहला है समाजवादी सिद्धांत। ठीक, पहला है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है हमारा गांधीवादी सिद्धांत, दूसरा हमारा कौन सा है, गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है, तीसरा है हमारा उदार बौद्धिक सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, ये 3 है हमारे कि जो है डीपीएसपी को कितने वर्गों में बांटा जाता है, 3 वर्गों में बांटा जाता है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। इन 3 वर्गों में हम जो है डीपीएसपी को बांटते हैं, और पहले से हम जो है समाजवादी सिद्धांत की शुरुआत करेंगे। तो समाजवादी सिद्धांत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से हमारे जो है आर्टिकल हैं हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं डीपीएसपी के, उनको हम पढ़ेंगे, फिर गांधीवादी सिद्धांत को पढ़ेंगे, फिर उदार बौद्धिक सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा समाजवादी सिद्धांत में शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 38। समाजवादी सिद्धांत देखिए, समाजवादी सिद्धांत का मतलब यह है कि जो समाज के बारे में, सामूहिक चीजों के बारे में बता रहा है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है, उन आर्टिकलों को हम समाजवादी सिद्धांत में रखेंगे, जहां पर समाज की बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि के लिए, लोक कल्याण के लिए जहां पर जो आर्टिकल कह रहा होगा उसी के बारे में हम समाजवादी सिद्धांत में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका अनुच्छेद 38 है तो क्या कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, ठीक है, यहां पर देखिए लोक कल्याण सामूहिक बात कर रहा है,
तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, ठीक है, सामाजिक 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 आर्थिक सामाजिक आर्थिक, ठीक है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा, और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, ठीक है। ये याद रखिएगा कि अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, ठीक है। और भी है इसमें कि और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों को, और आय, प्रतिष्ठा और आय, प्रतिष्ठा और आपका आगे क्या है, सुविधाओं और अवसरों की, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करना, असमानता को कम करना, ठीक है, कम करना। ये हमारे आर्टिकल में दिया गया है अनुच्छेद 38 में। तो देखिए इसका मतलब भी समझते हैं कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण का मतलब कि जन कल्याण, जो सभी सामाजिक राज्य में जो लोग रह रहे हैं सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए उनकी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक न्याय, समाज से संबंधित न्याय हो, उनका आर्थिक न्याय, पैसे संबंधित अगर कोई चीज हो तो भी न्याय उन्हें बराबर मिले, और राजनीतिक न्याय, जो राजनेता यानी आपका राजनेताओं से यानी पॉलिटिक्स से संबंधित कोई चीज हो, तो तीनों प्रकार के न्याय से हम क्या करें कि सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करें, यानी समाज की व्यवस्था को हम सुनिश्चित करें इन तीन प्रकार के न्यायों से, ठीक है। और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों, ठीक है, मतलब इनकम, जो आय हमारी हो रही, प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान, और सुविधाएं, कैसी सुविधाएं हैं, अवसर, इन सभी में जो असमानता है, जो असमानता फैली हुई है, उनको क्या करना है, कम करना है। ये अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि जो बहुत ज्यादा अमीर है अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इनको क्या करना है, कम करना है। प्रतिष्ठा में जो अंतर है उसको भी कम करना है, यहाँ बड़े लोगों को ज्यादा अवसर मिल रहे हैं, गरीबों को कम अवसर मिल रहे हैं, तो इन अवसरों को भी क्या करना है, कम करना है। जो सुविधाएं हैं उन सभी के जो है, जो गैप है उस गैप को हमें क्या करना है, भरना है। ये याद रखिएगा अनुच्छेद 38 में समाजवादी सिद्धांतों के बारे में पहला आर्टिकल हमारा कौन सा है, अनुच्छेद 38, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं समाजवादी सिद्धांत में। चलिए, तो नोट कर लिया होगा आपने अनुच्छेद 38 के बारे में। तो क्लास आपको कैसी लगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, हमें भी मोटिवेशन पहुंचेगा कि आप जो है क्लास को पसंद कर रहे हैं, तो हमें भी जो है मोटिवेशन आएगा, ठीक है। अगला है अब हमारा, अब हम बात करेंगे समाजवादी सिद्धांत में अगले आर्टिकल की, और अगला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39। और अनुच्छेद 39 में जो कहा गया है, बहुत सारी चीजें कही गई हैं, हम देखेंगे। सुरक्षित करना, कई सारी चीजों को हमें क्या करना है, सुरक्षित करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कई सारी चीजों को सुरक्षित करेंगे, और कौन कौन सी चीजें हैं ये हम देखेंगे, किनको किनको हमें सुरक्षित करना है। तो पहला नंबर देखते हैं जो हमें सुरक्षित करना है, ये, ठीक है। जहां पर ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 39 में सुरक्षित यानी सुरक्षा के बारे में बातचीत कही गई थी। जैसे पहला है हमारा कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार, ठीक है। सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, जीविका के
जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार, प्राप्त कराने का अधिकार। ठीक है, यानी ये कहा गया है कि सभी नागरिकों को जीविका मतलब जीवन चलाने के जो महत्वपूर्ण आपके साधन हैं वो क्या कराने हैं, हमको जो है प्राप्त कराने का अधिकार दिया गया है। कि हम क्या करेंगे, राज्य क्या करेगा कि सभी नागरिकों को जो जीविका यानी जीने के लिए जो महत्वपूर्ण आपके क्या है साधन है, जो पर्याप्त साधन है जिनसे जीवन चलता है, उनको प्राप्त कराने का अधिकार जो है दिया गया है। ये आपका अनुच्छेद 39 के का में बताया गया है। ठीक है, दूसरा है कि सामूहिक हित के लिए, दूसरा हम का नंबर देख लिया, खा नंबर देखेंगे, सामूहिक हित के लिए, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का, समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण। ठीक है, ये यहां पर दिया गया है कि सामूहिक हित के लिए यानी समाज के हित के लिए जो बहुत सारे लोग, यानी सामूहिक हित का मतलब कि समाज के सभी वर्गों के हित के लिए जो समुदाय है उनके भौतिक संसाधनों का समान वितरण किया जाएगा। जो भी संसाधन है, जो राज्य के द्वारा संसाधन है, उन सभी पर सबका समान वितरण किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग को ज्यादा दे दिया जाए, एक वर्ग को कम दे दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा। ये कहा गया है कि भाई सभी के हित के लिए हम भी जो संसाधन होंगे उन्हीं का क्या करेंगे, समान वितरण करेंगे। ये आपके अनुच्छेद 39 के खा में कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं गा, 39 के गा में क्या कहा गया है। तो 39 के गा में आपका कहा गया है कि धन और उत्पादन के साधनों का, धन और उत्पादन के साधनों का, उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, संकेंद्रण रोकना। ठीक है, अनुच्छेद 39 के गा में कहा गया है कि धन और जो उत्पादन के साधन है उनके संकेंद्रण, साधनों का संकेंद्रण क्या करना है, रोकना। संकेंद्रण का मतलब ये है कि जो आपका पैसा है या जो जिससे चीजें उत्पादन की जाती हैं, जो उत्पादन के साधन है, किसी एक जगह इकट्ठा ना हो जाए। संकेंद्रण का मतलब कि एक ही जगह इकट्ठा हो जाना, वो संकेंद्रण करने से क्या करना है, रोकना है। कि भाई सभी ये जो पैसा है एक व्यक्ति पर आकर टिक जाए, ठीक है, ये नहीं होने देना है। और जो उत्पादन के साधन है ये भी एक जगह आके कि एक ही व्यक्ति के पास आकर रुक जाए, संकेंद्रण को रोकना है। कुल मिलाके कि धन और उत्पादन के साधनों का सम वितरण करना है, कि सभी के पास जो है पर्याप्त पैसे रहे, सभी के पास उत्पादन के साधन रहे। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति के पास पैसा रहे और एक ही व्यक्ति के पास उत्पादन के साधन रहे। इन सब चीजों से करने से सरकार क्या करेगी, रोकेगी। यह अनुच्छेद 39 के गा में कहा गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो का खा हमने देख लिया, का खा और गा। अनुच्छेद 39 का का हमने देखा, अनुच्छेद 39 का खा हमने देखा और गा हमने देख लिया। अभी और इसमें कुछ पॉइंट है और हम कुछ पॉइंटों को देखते हैं। अनुच्छेद 39 काफी बड़ा आर्टिकल है, तो घा देखते हैं। ठीक है, घा, अनुच्छेद 39 के घा में क्या कहा गया है। तो 39 के घा में कहा गया है कि पुरुषों और स्त्रियों को, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, समान वेतन दिया जाएगा।
ये कहा गया है अनुच्छेद 39 के घ में कि चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्री हो, जो कार्य कर रहे हैं, समान कार्य कर रहे हैं, मान के चलिए एक कोई काम है वो पुरुष भी कर रहा है और उसी काम को स्त्री भी कर रही है, तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। वेतन में अंतर नहीं हो सकता कि भाई उसी काम को पुरुष करे तो उसको ज्यादा वेतन मिले, महिला काम करे तो उसी को कम वेतन मिले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 39 के घ में कहा गया है। ठीक है, अगला है 39 का, हम अंग की बात करें। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति, कर्मकारों के स्वास्थ्य तथा शक्ति एवं बालकों के कर्मकारों के स्वास्थ्य तथा शक्ति एवं बालकों के अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, बालकों के अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण। ठीक है, याद रखिएगा कर्मकारों के स्वास्थ्य तथा शक्ति और बालकों की जो अवस्था, जिस अवस्था में है उनका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कि आप उनका बालक जैसे छोटे होते हैं तो उनके काम करने की जो क्षमता है आप किसी गलत काम में लगा दें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके कहने का मतलब स्वास्थ्य, जैसे कर्मचारी हैं तो स्वास्थ्य संबंधी, ऐसा नहीं किसी खदान में बिना किसी सुरक्षा के आप भेज दें और उनकी शक्ति का आप कुछ गलत दुरुपयोग करें, तो आप ऐसा राज जो है नहीं कर पाएगा। ये अनुच्छेद 39 के अंग में कहा गया है। ठीक है, और अंतिम पॉइंट है कि बालकों के स्वास्थ्य के विकास के अवसर, जो 4 नंबर है हमारा, अंतिम है बालकों के स्वास्थ्य के विकास के अवसर। ठीक है, ये अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि बालकों के स्वास्थ्य के विकास के अवसर अनुच्छेद 39 के चा में कहा गया है। तो हमने अनुच्छेद 39 को भी खत्म कर लिया, पढ़ लिया अच्छे से, जिसके इतने पॉइंट थे, हम एक एक पॉइंट हमने डिफाइन किया। अनुच्छेद 38 को भी हमने देख लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 के बारे में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, तब तक मैं जो है पानी पी लूं। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो है हम देख लेते हैं समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकलों को। तो क्लास आपको कैसी लगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, और आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करते हुए चलिएगा। ठीक है, अगला है हमारा 39 का अनुच्छेद 39 का। ठीक है, का क्या 39 के सब पार्ट हम कहे, वहां पर 39 के ए बी जो है अलग अलग दिए थे, इसको अलग से जोड़ा गया है। 39 का हम ए कह सकते हैं। ठीक है, वहां 39 में कई सारी चीजें दी गई थी। अनुच्छेद 39 में दिया गया था 1 2 3 4 5 6 करके पॉइंट, हमने का खा गा गा। यहाँ अलग से एक आर्टिकल है अनुच्छेद 39 का ए है। तो अनुच्छेद 39 के ए में क्या कहा गया है कि समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, अनुच्छेद 39 के ए में क्या कहा गया है, समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। विधिक सहायता उपलब्ध कराना। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 39 के में क्या कहा गया है कि समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। सभी को
बराबर का न्याय मिलेगा। जो गरीब हैं उनको निःशुल्क यानी बिना किसी पैसे की विधिक का मतलब कि विधि से संबंधित अगर कोई चीजें हैं तो उनको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ये अनुच्छेद 39 के ए में कहा गया है, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत अगला आर्टिकल देखते हैं। तो अगला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 39 का ए हो गया। अब अगला है हमारा अनुच्छेद 41। ठीक है, अनुच्छेद 41 याद रखिए। 40 देखिए मैं इसलिए नहीं आपको अभी बता रहा हूं क्योंकि हम लोग गांधीवादी सिद्धांत में पढ़ेंगे। जो अनुच्छेद 40 है वो गांधीवादी सिद्धांत में आता है, तो हम उसको, क्योंकि हम समाजवादी सिद्धांत देख रहे हैं, तो समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले आर्टिकलों को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद हमारा 41 क्या कहता है कि काम पाने के, शिक्षा पाने के, काम पाने के, शिक्षा पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी में सहायता। तो अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है कि काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा। ठीक है, बेकारी में सहायता, बेकारी, बुढ़ापा, हम ऐसा भी कह सकते हैं, बेकारी, बुढ़ापा। ठीक है, बेकारी, बुढ़ापा, बेकारी, बुढ़ापा तथा बीमारी में, ठीक है, काम पाने, शिक्षा पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा तथा बीमारी में लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, पाने में लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है भाई, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कहा गया है कि हमको काम पाना का अधिकार हमें मिल रहा है, शिक्षा पाने का हमें अधिकार, हमें शिक्षा चाहिए, हमें काम चाहिए। अगर हम बेकार हैं मान के चलिए तो भी हमें सहायता मिलना चाहिए। बुढ़ापा है तो जैसे देखिए आप देखते हो कि वृद्धा पेंशन मिलती है, तो वृद्धा पेंशन यही बुढ़ापे की वजह से, इसी आर्टिकल की वजह से। तथा बीमारी में भी अगर कोई बीमारी है तो सरकार उसमें कहने का मतलब आपकी सहायता करेगी। काम पाने में देखिए, गांव में देखेंगे तो आपकी जो है एक योजना चलती है भारत सरकार की, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो आपकी चलती है वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत चलती है, काम पाने के। और शिक्षा देखिए, आंगनबाड़ी जो केंद्र खुले हुए वहां पर बच्चों को शिक्षा मिल रही है, और 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को देखिए निःशुल्क शिक्षा दे रही है। तो ये आर्टिकल भी शिक्षा के बारे में भी बातचीत करता है, काम पाने की भी बातचीत करता है। बेकारी, बुढ़ापा तथा बीमारी में अगर वो निःशक्त है, ठीक है, नहीं कुछ कर पा रहा है, तो लोक सहायता पाने का अधिकार वो रखता है। ये अनुच्छेद 41 हमारा कहता है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अभी समाजवादी सिद्धांत में हम कुछ और आर्टिकलों को देखेंगे। अभी हमारे 2 से 3 आर्टिकल इसमें और है, तो समाजवादी सिद्धांत अभी हमारा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो हम समाजवादी सिद्धांत के कुछ और आर्टिकलों पर चर्चा करेंगे, वो हम अगली क्लास में करेंगे। और फिर हम आपके जो है गांधीवादी सिद्धांत में भी जो आपके आर्टिकल है डीपीएसपी के अंतर्गत उनको भी देखेंगे, उदार बौद्धिक में जो आर्टिकल है उनको भी देखेंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आप बस पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करते हुए चलिए। तो मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में। कल हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे कल की क्लास में, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।